नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश राजभर आजमगढ़ से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस हिंदी चैनल भारतीय दर्शन में। और मैं आज बात करना चाहता हूं भारत की गरीबी के कारण पे। भारत की गरीबी के कारण जानना बेहद ज़रूरी है कि सभी लोगों को ये पता लगे कि आखिर इसके कारण क्या है, क्योंकि यदि इसकी जानकारी आपको नहीं होती है तो इससे आप लड़ेंगे कैसे। क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो 75 साल से चल ही रही हैं। और गरीबी ख़त्म करने के नाम पे जितनी भी योजनाएं चली हैं आज तक, उसका रिज़ल्ट निकल के सिर्फ़ और सिर्फ ये आया है कि हमारी गरीबी ख़त्म होने के बजाय उल्टा और हमारी गरीबी बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, तो आप इस चीज़ को इस तरह से समझ लीजिए कि सन 1947 में हमको आज़ादी मिली और सन 1947 में जो हमारा ₹1 था वो अमेरिका के $1 के लगभग बराबर था। आज आज़ादी के 75 साल बाद इतनी सारी सरकारों की नीतियों और पॉलिसी चलाने के बावजूद हम कितना विकास किए हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन 1947 में ₹1 और $1 लगभग बराबर हैं और आज अमेरिका का $1 भारत में आके लगभग ₹80 हो जाते हैं। यानी कि हमारी जो गरीबी है वो लगभग 80 गुना बढ़ गई। और इस बात को आप सिर्फ ख्वाब ख्याल से नहीं अंदाज़ा लगाइए। इस बात का सरकार ने खुद अपनी तरफ से भी माना है और इस तरह से माना है कि सन 2011 में सर्वे कराई और उस सर्वे रिपोर्ट में जो आया वो लगभग यही दर आई है 80% की। भारत में जितनी भी आबादी है उसका 80% व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के दायरे में आता है। और उसी के बेस पर सरकार ने पूरे देश भर में लगभग 80% लोगों को राशन कार्ड बना के दिया कि उनको खाने के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध है, इसलिए सरकार ने राशन कार्ड बना के दिया, जिस पर आप 5 किलो अनाज आप जो है कि हर महीने प्रति व्यक्ति के अनुसार आपको मिल जाता है, दिया जाता है। यानी कि सरकार ने भी इस बात को माना है बाकायदा। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसके समाधान पे हमको सोचना तो चाहिए, क्योंकि सरकार की इतनी सारी नीतियां चल रही हैं और उन्हीं नीतियों पे आज भी चला जा रहा है। उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं चुना जा रहा। आखिर इसके कारण क्या है? इसके कारण पे हमको काम करना पड़ेगा, तभी हम इससे बाहर निकलेंगे ना। अगर हम काम नहीं करेंगे इसके नीतियों पर, तो फिर ये गरीबी का ग्रोथ आगे और नहीं बढ़ेगा। इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि इस बीच में 75 साल के कार्यकाल में सभी पार्टियों ने, जो भी पार्टियां इसमें आ सकती हैं, दर्जनों नेता आए, प्रधानमंत्री बने और भी विदेश मंत्री बने, वो सब आप जानते हैं। और कोई एक व्यक्ति नहीं इस देश को चलाया, कईयों ने चलाया, लेकिन सबके रिजल्ट यही, किसी के समय में थोड़ा सा कम, किसी के समय में थोड़ा ज़्यादा, पर गरीबी तो बढ़ी ही है। ऐसा नहीं कि गरीबी घटी है। सबके कार्यकाल में गरीबी का ग्रोथ जो है एक जैसा ही रहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के बाद। तो कारण इसका मतलब यह है कि चलाने वालों में नहीं, हमारी नीतियों में कुछ कमियां हैं। और इस बात को अब समझ में आता है। महात्मा गांधी, जो कि अपनी पूरी उम्र हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, और जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिल रही थी तो महात्मा गांधी उस समय आज़ादी के वक्त वहाँ नहीं थे, दिल्ली में जहाँ हमको आज़ादी दी जा रही थी। उस समय वो जो है कलकत्ता में थे, एक सभा संबोधित कर रहे थे। अब आप सोचिए इस बात को कि जो आदमी अपने पूरे जीवन भर आज़ादी के सपने देख रहा हो और उसके अपने जीवन में ये दृश्य देखने का, ये समय देखने का समय जब आया हो उसके सामने,
तो उससे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हो सकता है उस आदमी के लिए कि वो उस जगह पे मौजूद नहीं है, दूसरी जगह जाकर के किसी सभा को संबोधित करना जरूरी समझ रहा है। ये बात उस सभा में से किसी व्यक्ति ने पूछा था कि आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, जबकि आज देश को आज़ादी दी जा रही है आज। तो महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि ये आज़ादी नहीं, ये धोखा है। हमारे लिए तो वही बात है कि हम आसमान से गिरें और खजूर में अटके हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, शायद उस समय ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आया हो, या कुछ लोगों को समझ में आ भी गया हो तो भी उन लोगों ने बाकी लोगों को समझाने का प्रयास नहीं किया। आज ये बात समझ में आती है, क्योंकि महात्मा गांधी इस पक्ष में बात किया करते थे कि हमारे देश से जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं सब चली जाएंगी, लेकिन आज़ादी हमको इस शर्त पे दी जा रही थी कि इस देश में 126 कंपनियां थी जो विदेशी कंपनियां थीं, और वो उन कंपनियों के माध्यम से हिंदुस्तान को लूट रहे थे। उनमें से सिर्फ एक कंपनी थी जिसको बाहर निकालना था, और बाकी 125 कंपनियां इसी देश में रहेंगी। ऐसा समझौता हुआ था, ऐसी शर्त हो गई थी, पूरी लगाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ इस देश से बाहर निकाला गया, बाकी आज़ादी के बाद भी 125 कंपनियां इस देश में रह गईं। उसी तरह से वो लूटपाट करती रहीं इस देश को। और दूसरी जो बात रही वो ये कि आज़ादी के बाद जहां 125 कंपनियों को इस देश से निकाल के बाहर फेंकने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए थी भारत सरकार के लोगों को, सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को, उल्टा हुआ इसका। और उल्टा ये हुआ कि वो 125 कंपनियां आज 75 साल के बाद लगभग 4000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां इस देश में इस समय लूटने के लिए बैठी हुई काम कर रही हैं। ये है हमारी गरीबी का मेन कारण। हमारी लूट अंग्रेज़ों से ज़्यादा आज के तंत्र में चल रही है। इसी बात को महात्मा गांधी ने उसी शब्द में जोड़ते हुए ये कहा था कि अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी भले ही मिल रही है, लेकिन इस देश में अब इस देश की सत्ता को काले अंग्रेज चलाएंगे। इस तरह की कुछ बातों के साथ वो सभा को संबोधित कर रहे थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने राजनीति से अपने आप को बाहर रखा, कभी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट अपने आप को नहीं लिया। शायद यही कारण रहा हो कि वो कुछ और सोच रहे थे, कुछ और करने की सोच रहे होंगे। इससे पहले वो कुछ करें, उनको ही हटा दिया गया रास्ते से ताकि वो कुछ कर ही ना सकें। अब जो दूसरी हमारे लिए जो दूसरी चुनौती है वो ये कि एक तो हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा आदमी अंग्रेज है, कौन सा आदमी हिंदुस्तानी है। क्योंकि अब जो है कि हमारे सामने ये चुनौती बन के खड़ी है कि हमारे बीच में, हमारे ही रूपरेखा में, हमारे ही शकल सूरत में अंग्रेज भी हैं और भारतीय भी हैं। जब हम गुलाम थे तब तो हमारे लिए फ़र्क करना बहुत आसान था। हमारे जो लोग थे, हमारे जो क्रांतिकारी, जो शहीद इस देश में क्रांति के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़े, अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी, अपने पूरे परिवार, अपना पूरा जीवन इस क्रांति के लिए उन्होंने झोंका, तो उनके सामने स्पष्ट था, बिल्कुल साफ था ये चीज़ कि अंग्रेज कौन है और भारतीय कौन है। हमारे लिए उससे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम आज़ाद हैं, गुलाम नहीं हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम आज़ाद माने जाते हैं, आज़ाद हैं हम, लेकिन इस देश को अंग्रेज़ों द्वारा ही एक तरह से संचालित किया जाता है। अभी आपने देखा राहुल गांधी जब अपनी राजनीति कर रहे हैं तो वो दूसरे देश में जा कर के वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। वो कौन हैं जिनके सामने जाके वो कह रहे हैं कि भारत की राजनीति में आप दखल दीजिए। ये बात हम आप नहीं समझते हैं, लेकिन ये जो बड़े लेवल के लीडर हैं वो जानते हैं वो वहाँ जो तय कर देंगे वो यहाँ हो जाएगा। तो राहुल गांधी के कहने का मतलब साफ साफ था कि नरेंद्र मोदी को हटा करके हमें मतलब जो है कि सत्ता में बैठाइए। उनकी मंशा तो यही है, वरना वहाँ जा कर के इस तरह का विधवा विलाप करने का क्या अर्थ है।
क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, राजनीति है, पब्लिक है, जनता है। जो कुछ भी करना है चुनाव के माध्यम से आप खड़ा होकर के लड़ लीजिए, या फिर जजमेंट है, कोर्ट है, वहाँ पे जाके आप अपनी बातों को रखिए। जो जो कुछ भी करना है वो सारी चीज़ों को आप यहाँ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो आपको नहीं दिया गया है। सारे अधिकार संविधान में सम्मिलित हैं। आप उन अधिकारों को लीजिए और लड़िए। क्या दिक्कत है आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करते, वहाँ जाएंगे क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये चीज़ कि अगर ब्रिटिश सरकार ने ये तय कर दिया कि अगले साल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो नरेंद्र मोदी जितनी मर्जी ताकत लगा लें वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। चाहे भले ही हिंदुस्तान का सारा वोट उनको दे दिया जाए, नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उनके मर्जी पर। आपकी ये गलत फहमी है। मैं एक बात आपको बता दूं, आपकी एक गलत फहमी है कि आप ऐसा सोचते हो कि आपने वोट दिया है। ये भूल है आपकी। आप वोट किसी को दे ही नहीं रहे हो, आपसे वोट दिलवाया जाता है। आपके अपने वोट पर कोई अधिकार नहीं है। ये आपको सिर्फ भ्रम है इस बात का कि आप अपनी मर्जी से वोट दिए हैं। ऐसा है नहीं। मैं ऐसा क्यों नहीं है, मैं इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा और इस पर मैं आपसे बात करूंगा, इस पर मैं बताऊंगा आपको। फिर आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये कैसे। मैं अभी आप हिंट के लिए मैं सिर्फ इस बात को कह देता हूँ कि आप जब भी चुनाव का समय आता है तो आपके सोचने और समझने की शक्ति को छीन लिया जाता है। आप सोच ही नहीं पाते और सोच भी नहीं सकते। इसी चीज़ से आपको बाहर निकलना है। आप कैसे सोच सकते हैं, इसी पर आपको विचार करना है। कैसे सोचेंगे, मैं उस विषय में बात करने की कोशिश करूँगा। शायद मैं उसमें सक्षम हो पाऊँ। खैर वो तो मैं अलग टॉपिक है, वो एक अलग विषय है। मैं उसमें अगर घुसूँगा तो एक लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अभी मैं फ़िलहाल में इस पर बात कर रहा हूँ, उस पे आता हूँ। तो ये चीज़ तो महात्मा गांधी का जो कथन था, जो कहना था, वो बिल्कुल सत्य था कि सन 1947 से लेकर आज तक के बीच में जितनी कुछ भी पॉलिसियाँ बनी, जो भी चीज़ हुए हैं, वो सब के सब धरे के धरे रह गए और अंग्रेज़ हमारे देश को लूट रहे हैं, जम के लूट रहे हैं। जिस क्षेत्र में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन क्षेत्रों में भी वो आ करके ऐसे ऐसे मतलब प्रोडक्ट बना के इस देश को बेचते हैं। आप ज़रा कल्पना कीजिए, 5 रुपये किलो का आलू खरीद के और 500 रुपये में बेच देते हैं इस देश में, सिर्फ नमक और मिर्च लगा के, चिप्स के नाम पे। वो आलू भी हमारे देश का है, हमारे किसानों का है। उनको 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये में ऐसे बिकते हैं आलू। किसानों का जब समय आता है बेचने का तो क्या हालत, क्या दशा होती है किसानों की। आत्महत्या कर लेते हैं, लागत तक नहीं निकल पाती है। और उन्हीं आलूओं को खरीद के उस पर सिर्फ नमक और मिर्च उबाल करके, उस पर नमक और मिर्च डाल के, और वो 500 रुपये किलो बेच देते हैं। सिर पीटने वाली बात है ये। हम उसको खरीदते हैं और फिर हम सरकार से ये उम्मीद भी करते हैं कि हमारी गरीबी को ख़त्म कर दे। कैसे ख़त्म होगी गरीबी? मैं एक एग्जांपल दिया हूँ सिर्फ चिप्स का। ऐसे 800 कंपनियां हैं जो इसी तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। कोई चॉकलेट, कोई टॉफ़ी, कोई मैंगो जूस, कोई पता नहीं क्या क्या मतलब बनाते हैं। आप मार्केट में किसी भी किराने की दुकान पे या किसी भी इस तरह फूड शॉप में देखेंगे, वहाँ जितनी भी मतलब आइटमें टंगी हैं वो सारी की सारी विदेशी कंपनियाँ, देसी कोई नहीं है उसमें। भारत के एक भी व्यक्ति का कोई मतलब उसमें प्रोडक्ट नहीं होता है। जितनी भी आप देख सकें, बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आप किसी के दुकान में घुसें और उसमें आपको एक स्वदेशी चीज़ कोई मिल जाए। मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये लोग उसको पर पहले बर्बाद करते हैं। जो व्यक्ति भारतीय व्यक्ति अगर कंपनी खड़ा करता है इस टाइप का, उसके लिए तो ये पूरी तरह से पहले बर्बाद करने की पॉलिसी बनाते हैं। वो जब ख़त्म हो जाता है फिर लूटते हैं। कैसे लूटते हैं, ये कैसे पॉलिसी बनाते हैं, किस तरह से करते हैं? सरकारों की मदद से। सरकारों को वो पहले फंड देते हैं, पैसा देते हैं, वो नेता बनाते हैं। उसके बाद उनसे कुछ करार होते हैं कि जब आप जीत जाएंगे तब हमारे लिए आपको क्या करना है। और कुर्सी पाने के लिए तो नेता कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होता है। वो सत्ता में आता है
फिर वो लाइसेंस देता है, विदेशी कंपनियों को बुला के लाता है, आपको कहता है हम रोज़गार देंगे। रोज़गार के नाम पे वो ले आता है विदेशी कंपनियों को बुला बुला के। तो विदेशी कंपनियां ही क्यों, इस देश में भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो स्विस बैंक में ना जाने कितने अरबों खरबों रुपए ले जाके रखे हुए हैं। आप उनको प्रेरणा क्यों नहीं देते कि वो अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगाएं? पॉलिसी ही नहीं बनाएंगे, उल्टा उनके गर्दन पे हमेशा तलवार लेके खड़े रहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। जैसे पैसा देखा नहीं, गिद्ध की तरह खड़े हैं, नोच खाओ उसको। वो डर के मारे इस देश से ही पैसा बाहर ले जाके रखना सुरक्षित समझते हैं। अगर आप ऐसी पॉलिसियां बनाते कि जो लोग बाहर विदेशों में पैसा रखें वो ले आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, 10 रुपये का मुनाफा अगर उनको मिले तो वो क्यों पैसा अपना दूसरे देश में ले जाके रखें? लेकिन नहीं बनाएंगे पॉलिसियाँ। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि विदेशों की कंपनियां जो हैं वो आदेश नहीं करती हैं, वो इनको परमिशन नहीं देती हैं। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में डालिए। आगे फिर मैं और आपको इस विषय में बात करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। नमस्कार।